वेलकम 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 इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते पढ़ते हम थोड़ी आगे आ गए थे, अभी बहुत आगे तो नहीं आए हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है। लेकिन हमने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार रिकॉल कराऊं। हमने फर्स्ट क्लास में ROL के बारे में जाना था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, इन सब के बारे में जाना था। फिर हमने लास्ट क्लास पढ़ा ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में, कैरिंग कॉस्ट के बारे में। मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे और हर एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आएगा। फिर हमने ये बताया कि एवरेज स्टॉक कितना है और एवरेज स्टॉक पे कैरिंग कॉस्ट कितनी लगती है पर यूनिट पे। क्या ये सारी बातें आपको याद आ रही है मैंने क्या कहा? आपने कहा जी हाँ, ये सारी बातें हमें सर याद हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया था, इतनी बातें हमें पता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए EOQ जो होता है वो बेस्ट ROQ होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी जो बेस्ट होती है वो EOQ होती है। अगर क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक मिनट फोकस करो। अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं दिया हो, बोलो मेरे साथ मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं दिया हुआ हो तो हम, बोलो, अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? तो हम EOQ को ही ROQ मान लेंगे। तो EOQ को ही ROQ मान लेंगे क्योंकि EOQ ही भी तो ROQ ही है। EOQ क्या होता है? EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी तो है, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी ही। भाई मेरी बात को समझो, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब भी हम लाला जी को फोन करते हैं कितना सामान मंगाते हैं। दोबारा बोलो, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? बोलिए, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? जब भी हम लाला जी को फोन करते हैं हम कितना सामान मंगाते हैं उसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। उसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है आपको ये बात? तो जो हमारी बेस्ट क्वांटिटी है जिसे हम मंगा सकते हैं, जिसे हम मंगवाते हैं अपने पास, जो बेस्ट क्वांटिटी है उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ये बातें क्लियर है आपको? कूल मैन, सुपर कूल कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि EOQ ROQ के बराबर कैसे हो सकता है। बेटा समझ आया, ROQ बहुत सारे हो सकते हैं, ROQ के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक EOQ भी हो सकता है। मैं इस पर और डिस्कशन करूंगा। आइए पहले EOQ पे डिस्कशन करते हैं। EOQ वो पॉइंट होता है जो बेस्ट लेवल का ROQ होता है। अब जरा समझना मेरी बात। जैसे जैसे, अगर ये मान के चलते हैं हम ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम अपने पास रीऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने पास रीऑर्डर क्वांटिटी को 0 से बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? यहां पे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को दिखाना चाहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को। तो देखिए, जैसे जैसे हम ज्यादा क्वांटिटी मंगाएंगे, सोचो पहले हम 100 क्वांटिटी मंगाते थे, फिर हमने 200 क्वांटिटी स्टार्ट कर दी, फिर हमने 300 क्वांटिटी स्टार्ट कर दी, फिर 400 क्वांटिटी मंगानी स्टार्ट कर दी, फिर 500, फिर 600। जैसे जैसे, मेरी बात को समझिए, जैसे जैसे हम ज्यादा 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 क्वांटिटी मंगाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे बेटे, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी मंगाएंगे, वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम क्यों होती जा रही है? आप मुझे बताइए हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम क्यों होती जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी ऑर्डर करने के खर्चे कम होंगे? पता है क्यों? जितना ज्यादा सामान एक बारी में खरीदोगे उतने कम ऑर्डर प्लेस करोगे। मैं दोबारा बोलता हूं, सोचो आपको एक साल में 5000 यूनिट्स खरीदने हैं। अगर आप 200 करके खरीदोगे तो 25 ऑर्डर्स प्लेस करोगे, तो 25 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्च होगी यहां पे। लेकिन अगर आपको 5000 यूनिट खरीदने हैं, आप एक ही बारी में 500 खरीद लोगे, तो सिर्फ 10 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे, तो 10 टाइम ही ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्च होगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम खर्च होगी। क्या मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? जैसे जैसे हम ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं, मैं रिपीट करता हूं, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होने लगती है। क्लियर है ये बात? लिखो जरा, इसके नीचे एक नोट लिखो, इस डायग्राम की जगह छोड़ दो और नीचे एक नोट लिखो। इफ वी इंक्रीज reorder quantity size, if we order more quantity each time, यानी अगर हम हर बार ज्यादा क्वांटिटी मंगाएंगे तो उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट विल फॉल।
ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉल क्यों करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉल कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिड्यूस कर जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आई? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। रिपीट कर दो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाएंगे इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती जाएगी। बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बताइए कैरिंग कॉस्ट बढ़ क्यों जाएगी? कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, कैरिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी। क्यों? एज एवरेज स्टॉक विल इंक्रीज, क्योंकि अब आपको अपने पास ज्यादा स्टॉक रखना होगा, क्योंकि अब आपको अपने पास ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। जब आप ज्यादा सामान खरीदोगे तो कैरी भी तो ज्यादा सामान को करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं आपको बात समझ आई? अगर बेटे मैं ज्यादा ज्यादा सामान खरीदता हूं तो मुझे कैरी भी तो ज्यादा सामान करना पड़ता है। अगर मैं ज्यादा ज्यादा सामान कैरी करूंगा तो मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी, मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी। बोलिए ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जैसे जैसे मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा, मेरी बात को समझिए, जैसे जैसे मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी और मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। मेरी दोनों बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? व्हेन वी बाय मोर क्वांटिटी the total ordering cost shall reduce whereas the total carrying cost shall increase. So there'll be a sweet spot, a sweet point where both the cost will meet, जहां पे दोनों की दोनों cost shall be equal. This point is called as EOQ. This point is called as EOQ. EOQ means economic order quantity. Economic order quantity refers to a point where the ordering cost and the carrying cost become equal. So when both the costs are equal, it is called as EOQ. Is it clear? EOQ कौन सा पॉइंट है बताइए? EOQ वो पॉइंट है जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? यही पॉइंट बेस्ट है, क्योंकि इस पॉइंट पे पता है। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम को सोच देख के बताना मुझे, मुझे कैरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए या मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए? आप मुझे बताओ, आपको कैरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए या आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए? देखो अगर आप कैरिंग कॉस्ट बचाओगे, इमेजिन करो अगर आप कैरिंग कॉस्ट बचाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम पे लाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ना हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए ना हमें कैरिंग कॉस्ट बचानी चाहिए, हमें दोनों के टोटल को मिनिमाइज करना है। रिपीट करो मैंने क्या कहा? हमें उन दोनों के टोटल को मिनिमाइज करना है, इन दोनों के जो टोटल को मिनिमाइज करना होता है। तो नीचे नोट लिखो, एम क्या है हमारा, हमारे लिए एम क्या है? वी शुड reduce the total of ordering and carrying cost. तो हमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के टोटल को रिड्यूस कर देना चाहिए, हमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के टोटल को रिड्यूस कर देना चाहिए। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? पक्की बात है? सोनाली क्लियर है बेटे? यानी ना हमें ऑर्डरिंग को कम करना है ना हमें कैरिंग को कम करना है, हमें दोनों के टोटल को मिनिमाइज करना है, हमें दोनों के टोटल को मिनिमाइज करना है। सिंपल सी बात है। बहुत ही बढ़िया कि हमें ये सारी बातें समझ आ रही है यहां तक अच्छे से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटे आपको ईओक्यू समझने में अभी तक? नो। एक नोट और लिखिए, इफ वी डोंट हैव सेफ्टी स्टॉक, यानी अगर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। क्या कहा मैंने आपको? अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, इफ वी डोंट हैव सेफ्टी स्टॉक, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तब देन ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट will be equal to total carrying cost.
एट ईओ क्यू, यानी ईओ क्यू पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ईओ क्यू पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन ये कब संभव है? ये तब संभव है बेटे जब हमारे पास ईओ क्यू हो और सेफ्टी स्टॉक ना हो। दोबारा बोलो मैंने क्या कहा, ये कब संभव है बेटे? जब हम ईओ क्यू पे हो, ईओ क्यू पे हो और हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं हो, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर होंगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर होंगी। क्लियर है ये बात? आई शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। चलिए ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं, तो मुझे लगता है मेरे को ना पहले एक दो क्वेश्चन कराने चाहिए, फिर वापस आना चाहिए। आइए, मैंने लास्ट क्लास आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनमें से कुछ क्वेश्चनों में आप अटके भी होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ बच्चे अटक गए होंगे। तो आइए एक बारी क्विकली देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या करना था, मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास। आइए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट दी ईओ क्यू। भैया वो कह रहा है हमें ईओ क्यू निकालना है, ठीक है। और वो कहता है ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, और उसने दो बातें पूछी हैं। उसने बोला ईओ क्यू भी निकाल दो, नंबर ऑफ ऑर्डर भी कितने होंगे ये भी बता दो, ठीक है। कहता है जी कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम इज 10,000 केजी। तो लो जी, हमें एनुअल कंजम्पशन बता दी उसने, तो एनुअल कंजम्पशन ही एनुअल डिमांड बन जाएगी, क्योंकि और कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। तो सॉल्यूशन नंबर 7 में ए, यानी कि जो हमारी एनुअल डिमांड होती है वो एनुअल कंजम्पशन के बराबर ही हो जाएगी। तो वो कितनी थी? वो थी 10,000 केजी, यानी हम मान लेंगे कि हमने 10,000 केजी खर्च किया है एक साल में। वो कहता है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा कितना है। तो यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, तो वो कहते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50 रुपीज। और फिर अगर हम पूछे कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है जी, तो वो कहता है कि 2 रुपीज है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा नहीं, मैंने गलत पढ़ा, ये है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। वो तो कह रहा है कि इतने का रॉ मटेरियल आता है, इतने का तो रॉ मटेरियल आता है, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 2 रुपए का 8%, 2 रुपए का 8%। करिए बेटे, 2 रुपए का 8% कितना आया बताओ? 16 पैसे। तो यानी 16 पैसे पर यूनिट पर एनम, ये बन गई हमारी कैरिंग कॉस्ट, ये बन गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये बन गई हमारी एनुअल डिमांड। पहला पार्ट था क्वेश्चन का ईओ क्यू निकालने के लिए। ईओ क्यू कैसे आया होगा आपका? ट्वाइस ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, यानी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू 10,000 इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। तो बताइए बेटा इतना, इसका आंसर कितना आया? अब आप कहोगे 2500 यूनिट्स, ठीक है जी, या 2500 केजी, क्योंकि केजी में था ना क्वेश्चन, तो केजी। और सेकंड पार्ट में उसने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर, यही पूछा ना क्वेश्चन ने आपसे कि आप मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। तो अब आप लिखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब ए बाय ईओ क्यू। ए कितना है? 10,000, ईओ क्यू कितना है? 2500। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 4 ऑर्डर्स। तो यानी हमें हर साल 4 ऑर्डर प्लेस करने होंगे। वैसे इसमें डाउट आना नहीं चाहिए था, मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है ये क्वेश्चन। अब आई डोंट नो कि दो बच्चों ने इससे डाउट पूछा, क्यों पूछा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है, देखो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है सारी की सारी इंग्लिश की। उसने ना जानबूझ के लिख दिया 8% ऑफ द एवरेज स्टॉक। भैया कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पे ही लगती है। क्या आप भूल गए हो? क्या आप नींद में पढ़ाई कर रहे हो? कितने बच्चों को ये बात पता है कि जब मैंने कैरिंग कॉस्ट पढ़ाई थी तो कैरिंग कॉस्ट मैंने एवरेज स्टॉक पे ही लगानी बताई थी। तो वही तो वो इंग्लिश में बोल रहा है और कंफ्यूज कर रहा है आपको। कह रहा है कैरिंग कॉस्ट है 8% और एवरेज स्टॉक पे लगेगी। अरे भैया हमें पता है कि कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक पे ही लगती है, तो उससे क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 8% एवरेज स्टॉक पे था। बेटा कैरिंग कॉस्ट पहले पर यूनिट पे निकालोगे, फिर ही तो एवरेज स्टॉक पे निकालोगे। यहाँ इंग्लिश पढ़नी सीखो। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कैरिंग कॉस्ट पूरी नहीं लिखी मैंने। क्या मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि कैरिंग कॉस्ट टोटल? नहीं, कैरिंग कॉस्ट जब टोटल निकलती है तो वो एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई होती है, एवरेज स्टॉक पर निकलती है। वो तो आपको मिसगाइड करेगा, वो तो आपको मिसगाइड करेगा। अच्छा एक बात बताओ,
काव्या से बात करते हैं। काव्या एक बात बताओ, मानो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास एक पेन का सेट टंगा हुआ है जिसमें 10 पेन है, ठीक है ना। अब अगर आप मेरी दुकान पे आए और आपने बोला कि ये पेन कितने के हैं, तो मान लो मैंने बोल दिया 200 रुपये, तो ये 200 रुपये ऑब्वियसली, ये जो 200 रुपीज है, ये इन पूरे पेन सेट की कॉस्ट है। बट अगर आपको मुझसे एक चाहिए तो आप एक के हिसाब से खरीदोगे, आप 20 रुपये दोगे, एक पेन लोगे। आप ये थोड़ा ना कहोगे लेकिन आपने तो 200 रुपये कहा था, अब मैं 200 रुपये में ही खरीदूंगी पेन। वहां कॉमन सेंस कैसे आ जाती है जब अपनी जेब से पैसा जा रहा होता है, यहाँ कैसे कॉमन सेंस एकदम गायब हो जाती है जब यहाँ पे लिखा है एवरेज स्टॉक। भैया एवरेज स्टॉक पे ही निकलती है कैरिंग कॉस्ट हमेशा। वहां ये थोड़ी ना कह रहा है कि पर यूनिट पे भी, एक यूनिट के लिए भी पहले एवरेज स्टॉक पे निकालूंगा फिर दिखाऊंगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिट की, तो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट तो एक यूनिट पे ही निकलेगी। हाँ, बाद में ये जो कॉस्ट है ये मल्टीप्लाई किससे होती है, एवरेज स्टॉक से। कॉमन सेंस की बात है, वो तो कंफ्यूज करेगा। आप क्यों हो रहे हो बेटे, मतलब ये कंफ्यूजन भी अच्छी नहीं है बेटा, ये बेकार कंफ्यूजन है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है। बाकी सबको समझ आ गई बेटे मैंने क्या बात करी। चलिए और बताइए, कोई मैंने जो होमवर्क दिया था और किसी में तो डाउट नहीं आया, फिर आगे बढ़ जाऊं मैं सीधा सीधा क्वेश्चन कराने के लिए एक दो। तैयार हो आप कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ बेहतर सीखने के लिए आज? आपने कहा हाँ जी सर। अब हम थोड़ी भारी टॉपिक पे चलेंगे, आज हम अच्छा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज पढ़िए। यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो मेजरली एग्जाम में देखोगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 13 जैसे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में देखोगे। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, केएल लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एम विच हैज अ क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8000 यूनिट। देखो बेटा, क्वेश्चन का तो काम है वो आपको पागल बनाएगा, लेकिन आपको समझदार बनना है, आपको पागल नहीं बनना है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये आउटपुट के लिए पढ़ रहे हैं या इनपुट के लिए पढ़ रहे हैं? जल्दी बताओ, थोड़ी स्पीड पकड़ो बेटे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं आज हमने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट कम पढ़ने हैं, क्वेश्चन, क्योंकि पिछली 2-3 क्लास में हमने कंसेप्ट ज्यादा पढ़े हैं। हमारा ये चैप्टर इनपुट बेस्ड चैप्टर है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं एम जिसकी क्वार्टरली डिमांड है 8000। अरे तेरी ऐसी की तैसी, यानी वो हमें बता रहा है कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट उसका नाम है एम और उसकी डिमांड कितनी है 8000 पर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी उसकी डिमांड है 32,000 पर एनम। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे लिए ये जो हमारे लिए ये जो आंसर आया ये इंपॉर्टेंट है? शायद हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है इसी से इनपुट पता लगे, हो सकता है इसी से इनपुट पता लगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसका करना है बताओ, आउटपुट का या इनपुट का? हमें इनपुट का क्वेश्चन करना है ना कि आउटपुट का। आइए पढ़ते हैं। फिर वो ये कहता है द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kgs क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वो ये कहता है कि भैया देखो, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स। वो कहता है हमें ना 3 kg क्वांटिटी चाहिए होती है एक्स की फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, देखो अगर एक यूनिट बनाना है तो उसके लिए 3 kg इनपुट लगता है। तो आप मुझे बताओ हमारा टोटल इनपुट रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल इनपुट रिक्वायर्ड कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? देखो अगर मुझे एक यूनिट बनाना है तो 3 kg लगेगा, तो अगर मुझे 32,000 यूनिट बनाने होंगे तो कितना इनपुट लगेगा, बता सकता है कोई? अगर मुझे 32,000 यूनिट बनाने हैं तो कितना इनपुट लगेगा? देखो आप ये कहोगे 32,000 इंटू 3 यानी 96,000 kg इनपुट लगेगा। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई बच्चे? प्लीज मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये सारी की सारी बातचीत समझ आ गई, हमने क्या बात करी है अभी तक? इज इट क्लियर? कूल। बच्चे कह रहे हैं कि यहां तक की बातचीत आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, बहुत बढ़िया। कूल। तो हमें ये पता लग गया कि आउटपुट एक साल में कितनी बनाते हैं, इनपुट एक साल में कितनी खर्च करते हैं, तो हमें बेसिकली ए पता लग गया। ठीक है आगे पढ़ते हैं चलिए। और क्या कहता है क्वेश्चन? वो कहता है देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 20 रुपीज है, तो यानी प्राइस
ऑफ मटेरियल, खरीदने जाओगे तो 20 रुपए पर केजी का मटेरियल है। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देने पे खर्चा कितना आता है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है। तो हमें कहता है एक ऑर्डर जब आप प्लेस करते हो तो 1000 रुपीज लगते हैं पर ऑर्डर, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, हमारी कैरिंग कॉस्ट है 15% ऑफ दी एन। अब देखो फिर से वही बात बोल रहा है, फिर से वंशिका कहेगी कि नहीं, वंशिका नहीं थी, कोई और बच्चा था, काव्या थी। फिर वो कहेगी सर ये तो एवरेज स्टॉक लिखा है। बेटा इस एवरेज स्टॉक से क्या हो गया, ठीक है जी। एक ना और थोड़ा कोई बावला बच्चा है हमारी क्लास में, जिसका नाम है समर्थ जोशी। ये ना रोज थोड़ी, मुझे ऐसे लगता है या तो ये किसी अलग जोन से क्लास अटेंड करने आता है, किसी मार्स वार्स से अटेंड कर रहा है या मरकरी से अटेंड कर रहा है। धरती का तो नहीं लगता है बच्चा मुझे, क्योंकि इसके सवाल बिल्कुल बेहुदे होते हैं। पता है क्या पूछ रहा है, सर क्या हम एग्जाम में ये बॉक्स बना सकते हैं जो आपने बनाया है। बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं एक साल में लगभग एडमिशन के हिसाब से 20,000 लोगों को पढ़ाता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलाकर। मैं क्लास में कोई भी मजाक करने नहीं आया हूँ बेटा, हम गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेल रहे, आप और मैं बैठ के या घर घर नहीं खेल रहे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ प्रोफेशनल फॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, जो आप एग्जाम में करके आ सकते हैं। मेरा 1 मिनट और आपका 1 मिनट दोनों बहुत कीमती है बेटे, ठीक है ना। तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू ग्रो अप, ठीक है। चले जी आगे, क्लियर है। मैं क्लास में जो भी करा रहा हूं बेटे वो एग्जाम में आप करके आ सकते हो, फॉर्मल ही पढ़ाऊंगा मैं। अगर मैं वर्किंग नोट पहले बनाता हूं, आप वर्किंग नोट बनाकर आ सकते हो पहले, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स नहीं कट सकते आपके। समझते हैं आप मेरी बात। ये देखिए मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ, ये इस बच्चे के 99 मार्क्स हैं, ठीक है ना। हमारा स्टूडेंट है, इसका पेपर देखो, इसके पेपर की हैंडराइटिंग देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का उसने आंसर किया है, आप इसकी हैंडराइटिंग देखें, आप उसके टेबल देखें, आप उसकी प्रेजेंटेशन देखें। क्या इसको देख के ये, अब कटिंग भी हो रखी है, टेबल हाथ से बन रखा है, कोई स्केल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा पेपर करके आओ, मैं चाहता हूँ आप इससे बेहतर पेपर करो, आपका एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फालतू की चीज़ों के मार्क्स नहीं होते, नॉलेज के मार्क्स होते हैं, है ना। हद हो गई, चलिए आइए वापस, आइए जी आइए प्लीज़। और मैं एक बार फॉर्मली आप सबको बताना चाहूँगा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ बेटे। मैं एक एक शब्द जो क्लास के अंदर बोलता हूँ वो वेल रिहर्स्ड, वेल प्रैक्टिस्ड, वेल आर्टिकुलेटेड होता है आपके लिए। कोई आपसे ऐसी बात नहीं करी जाती जो आप एग्जाम में फॉलो ना कर सके। मेरी हर एक मिनट की कीमत सिर्फ आपके मार्क्स के लिए, इस बात को समझें। अगर मैं हंसी मजाक भी करूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, रिमोटेस्ट एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको लगेगा नहीं सर क्या बोल रहे हैं, उसका भी आपके किसी ना किसी चैप्टर से कोई ना कोई लिंक होगा, तभी वो बात कर रहा हूं मैं क्लास में, वरना नहीं करूँ। आइए जी, क्या ये तीनों बातें आपको समझ आ गई। जी हाँ। अब आइए पहला पॉइंट, वो कहता है जी ईओ क्यू निकालो। देख रहे हो मटेरियल एक्स के लिए, अरे हमें पता है ये चैप्टर इनपुट का है, जब भी वो ईओ क्यू मांगेगा मांगेगा ये इनपुट के लिए, आउटपुट का ईओ क्यू थोड़ी ना निकलता है, ईओ क्यू तो इनपुट का ही निकलता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने कहा जाओ मेरे लिए ईओ क्यू निकाल के लाओ। तो आप ईओ क्यू कैसे निकालोगे, ट्वाइस ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, यानी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। अब हमें कैरिंग कॉस्ट चाहिए, क्या क्वेश्चन ने कैरिंग कॉस्ट बताई थी, ये देखो कैरिंग कॉस्ट थी 15% पर एनम। बेटा ऑब्वियस सी बात है कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पे ही लगती है, पर अभी हम 1 यूनिट की निकालना चाहते हैं। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूं सी, सी मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये निकालना चाहता हूं बेटे मैं, ठीक है ना। तो देखिए रॉ मटेरियल था कितने का, 20 रुपीज का। अब इस 20 रुपीज पे परसेंटेज कितनी लगेगी, 15%। तो बेटा ये कितना हो गया, 3 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है। क्या ये भी आपको समझ आ गया, जल्दी से मुझे बताइए आपका ईओ क्यू कितना है। तो एक बच्चे ने बताया जी 8000 kg, क्योंकि इनपुट तो केजी में आएगा तो इसलिए इसे केजी में लिख दिया। ईओ क्यू आ गया हमारे पास। यहां तक सारी बात समझ आ गई बेटे आपको, प्लीज बताइए आप मुझे, थम्स अप करके बताइए। कूल, इससे आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा ईओ क्यू, है ना। नेक्स्ट इज व्हेन वी डन ईओ क्यू,
देखिए, शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर, अब यहां पे है असली बात, मजेदार बात। ठीक है जी, सुनिएगा। अब हम लाला जी को बोल रहे हैं कि लाला जी हर बार 8,000 8,000 8,000 यूनिट भेजो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग कितने यूनिट मंगाने चाहिए हर बार? मतलब मैं अगर कंपनी को कंसल्टिंग दे रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कंपनी आप हर बार 8,000 यूनिट मंगाओ, वो सबसे सस्ता पड़ेगा। जब भी लाला जी को फोन करते हो 8,000 यूनिट मंगाओ, 8,000 करके पूरे 96,000 खरीदना, लेकिन 8,000 8,000 करके खरीदना, यानी 12 ऑर्डर प्लेस करना। क्या आपने मन में 12 ऑर्डर आ गए थे आपके? देखो 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो यानी 12 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, हर महीने एक ऑर्डर जा रहा होगा। अग्री? अग्री? यस, वेरी गुड। लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया ट्विस्ट। देखो क्वेश्चन में कहता है शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। अब देखो जो लाला जी हैं, एक बात बताओ, लाला जी क्या चाहते होंगे? लाला जी ये चाहते होंगे कि जब मैं सामान ऑर्डर करूं, सुनना मेरी बात, लाला जी ये चाहते होंगे कि जब मैं सामान ऑर्डर करूं तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान ऑर्डर करूं या ज्यादा ज्यादा ऑर्डर करूं? सोच के बताना। दुकानदार भैया क्या चाहते हैं? वो तो चाहते होंगे ज्यादा ऑर्डर करो, क्योंकि जब वो ज्यादा ऑर्डर करोगे तो उनका सामान आपके पास आ जाएगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी कैरिंग कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि उनका तो गोडाउन खाली हो जाएगा, और प्लस ज्यादा सामान बिकेगा तो उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वो तो चाहते हैं ज्यादा खरीदो, तो हमने कहा हम नहीं खरीदे ज्यादा, तो वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं आपको 2% डिस्काउंट देने को तैयार हूं इफ wants to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installment। वो कह रहा है लेकिन एक बात सुन लो, वो कह रहा है मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा अगर आप अपनी एनुअल इनपुट, जो आपको एनुअल इनपुट चाहिए, वो सिर्फ 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में मंगाओ, 4 बार में मंगाओ। यानी मैं इसकी हिंदी लिखवाना चाहता हूं, पहले हिंदी लिखो इसकी। यानी हिंदी लिखिए बेटा। यानी लाला जी चाहते हैं कि अगर हम एनुअल डिमांड को 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा लें, 4 इंस्टॉलमेंट्स मतलब ऑर्डर्स में मंगवा लें, तो वो हमें तो वो हमें 2% डिस्काउंट ऑन प्राइस दे देंगे। अभी ना आपको ऐसे लग रहा होगा मैं हिंदी क्यों लिखूं, मेरे को, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ, मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है। मुझे पता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं बेटा, ये जो हिंदी नोट्स है ना, ये इनकी इंपॉर्टेंस आखिरी दिन में पता लगेगी, जब आप लास्ट डे पढ़ाई कर रहे होगे ना एग्जाम से पहले, तब आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ो, पूरे पूरे आंसर पढ़ो। तो ये एक हिंदी की एक लाइन पढ़कर आपको पूरा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा सर ने ये कहा था, इसका ये मतलब है, इसमें ये करना था, क्योंकि तब आपके पास समय कम होता है। बेटा देखो कॉस्टिंग में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आपने देखा एक ही टॉपिक में हर क्वेश्चन अपने आप में नया हो जाता है, हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन नया है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस की समझ आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी एग्जाम कर पाओगे अच्छा। क्या ये लिख लिया आपने? एंड ट्रस्ट मी बेटे, हजारों बच्चों ने बहुत बहुत फायदा उठाया है ऐसे नोट्स लिखने का। आई डेफिनेटली वांट कि आप भी इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं। अब ये 2% डिस्काउंट की बात हो रही है। अब लाला जी हमें कह रहे हैं कि यार एक काम करो, क्या ये बच्चों की तरह तुम 8-8 हजार यूनिट मंगाते हो, इकट्ठे क्वार्टरली ऑर्डर मंगाओ। अब देखो आप थोड़ी देर कॉपी मत करो, आप पेन रख दो और मुझे कराने दोगे, ठीक है ना? मेरे को इसका सेकंड पार्ट पूरा पढ़ाने दो, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद कॉपी करना। देखिए जी, यानी अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी। इसमें आएंगी 2 बड़े बड़े कॉलम, आपने सिर्फ समझना है, अभी सिर्फ समझना है। यानी अब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ये क्या आ जाएगा बेटे? पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब इधर आओ, अब यहां पे और यहां पे क्या होएगा? यहां पे आप लिखने वाले हो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग में, प्लीज सुनिए, सुनिए। आप यहां पे लिखने वाले हो एट ईओक्यू,
अगर हम 8000 केजी के ही ऑर्डर प्लेस करते रहे, अगर हम लाला जी की बात को नजरअंदाज कर दें, हम क्या हम आपकी नहीं सुन रहे, हमारा जो दिल कहता है हम वही करेंगे, हम 8000 करके मंगाएंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? अच्छा एक बात हो, अगर हम 8000 यूनिट मंगाते तो हमारे खर्चे कुछ और आते, पर लाला जी हमें कह रहे हैं कि यार तुम ऐसा मत करो, तुम ना एक ही बारी में 96,000 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका, जैसे 8000 था ना, 8000 24,000, तो 24,000 kg ROQ। मतलब आप हर बार, लाला जी कह रहे हैं हर बार इतनी केजी मंगा लो। क्या 8000 मंगाते हो? क्या छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने ऑर्डर देते हो? मुझे बड़ा ऑर्डर दो। लाला जी आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बड़े ऑर्डर दो। सर ये 24,000 कैसे आया, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये 24,000 आया होगा जब आपने 96,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया होगा, क्योंकि 96,000 आपको एक साल में खरीदना है। बेटा 96,000 आपको कब खरीदना है बताओ? 96,000 केजी आपको एक साल में खरीदने हैं। तो अगर आप उसे 4 क्वार्टर्स में खरीदोगे तो डिवाइड बाय 4 कर दो, हर क्वार्टर में कितना कितना खरीदोगे? 24,000 24,000 24,000 24,000 हर क्वार्टर में खरीदोगे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है बेटे? अब सुनना, अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है, सिर्फ आराम से सुनना है। आप मुझे बताओ कि हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। देखो आप मुझे ये कहोगे कि सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी इतनी। देखो हमें एक साल में 96,000 केजी खरीदने हैं। अब फॉर्मूला को देखो पहले। देखो फॉर्मूला में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, सुनिए। पहले आप निकालते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब होता है ए अपॉन ROQ या फिर EOQ, कुछ भी हो सकता है, इनटू O, है ना। तो यानी यहां पे आएगा 96,000 अपॉन 8,000। तो बताओ कितने ऑर्डर हुए, जल्दी से बताओ कितने ऑर्डर हुए। ये हुए बेटा हमारे 12 ऑर्डर्स, ये हुए हमारे 12 ऑर्डर्स, है ना। अब 12 ऑर्डर्स, अब हर एक ऑर्डर कितने रुपए का खर्चा करता है? हर एक ऑर्डर पे 1000 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो हर एक ऑर्डर पे 1000, यानी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 12,000। लेकिन अगर हम लाला जी की मान लें, एक बात और, लाला जी कह रहे हैं क्या यार तुम छोटे छोटे ऑर्डर 12 ऑर्डर कर रहे हो, तुम 4 ऑर्डर करो ना। क्वार्टरली मतलब होता है हर क्वार्टर में एक। बेटा जब क्वार्टरली बोलते हैं तो एक साल में 4 होते हैं, पता है आपको ये बात? बेटा क्वार्टरली वर्ड का मतलब क्या होता है? एक साल में 4, है ना। तो लाला जी कह रहे हैं क्या यार ये छोटे छोटे ऑर्डर कर रहे हो, तुम एक साल में 4 ऑर्डर प्लेस करो। तो यानी 4 ऑर्डर्स प्लेस करो, और हर ऑर्डर में रिक्शे वाले भैया 1000 लेंगे। तो यानी आपका रिक्शे का बिल आएगा 4000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 4000। क्या ये बात आपको समझ आ गई? जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपको मेरी बात टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ आ गई? हम सब कर दीजिए अगर आ गई समझ तो। कूल। अब अगर आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ आ गई तो अब एक काम करिए, अब आप करिए टोटल कैरिंग कॉस्ट, यानी सामान को रखने का खर्चा। ठीक है ना। देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे आती थी ये भी समझो। कैरिंग कॉस्ट हम लिखते थे सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इससे एवरेज स्टॉक आ जाता था बेटे, और एवरेज स्टॉक को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से इंटू कर देते थे। यानी पहले हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते थे, फिर एवरेज स्टॉक को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से इंटू कर देते थे। याद है सबको ये बात? आपने कहा सर मुझे ये बात याद है। तो देखिए इधर क्या होगा, आप मुझे कहें टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी। अब आप कहोगे टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी सर देखो 0 प्लस हाफ ऑफ 8000, क्योंकि 0 सेफ्टी स्टॉक हो गया, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह EOQ आ गया। अब इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, बेटा पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपए, तो यहां पे 3 रुपए से इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये भी 12,000 हो जाएगा। क्या आपको ये बात भी समझ आ गई बेटे? क्या आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट भी समझ आ रही है? बोलिए हाँ या ना। लेकिन यहां पे बात बिगड़ जाएगी, पता है क्यों बिगड़ जाएगी? सुनना। देखो यहां पे ये तो आसानी से आ जाएगा कि 0 प्लस हाफ ऑफ 24,000, क्योंकि अब हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? अब हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 24,000 है। लेकिन अब जो ये कैरिंग कॉस्ट है ना, ये चेंज हो चुकी होगी। कोई मुझे बताएगा कि ये चेंज क्यों हो गई होगी? सोच के बोलना, बहुत सोच के। पता है क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट भी, देखो एक बात बताओ, कैरिंग कॉस्ट मैंने किस पे निकाली थी? 20 रुपीज के प्राइस पे। लेकिन लाला जी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, जब लाला जी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट देने से प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी तो कम होगी। कितने बच्चों को समझ आया मैंने क्या कहा? बेटा अगर प्राइस कम होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी तो कम होगी। तो इधर नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे
पेज के एकदम नीचे जाके हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक बात बताइए, न्यू प्राइस कितना है आफ्टर डिस्काउंट? कोई मुझे बता सकता है कि डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा नया प्राइस कितना होगा? तो आप ये कहोगे कि सर अगर मुझे डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो आप ये समझो कि मेरा सामान है कितने का, बताओ बताओ, 20 रुपीज़ का। लेकिन 20 रुपीज़ के दाम में लाला जी हमें 2% डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं। अगर लाला जी हमें 2% डिस्काउंट देते हैं तो 40 पैसे का डिस्काउंट होगा, तो नया प्राइस हो जाएगा 19.6 रुपीज़ पर केजी। ये नया प्राइस होगा। और अगर नया प्राइस ये है तो न्यू कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? आप मुझे बताओ, न्यू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी होगी? तो आप ये कहोगे कि अब नया प्राइस है 19.6 रुपीज़ और उस पे कैरिंग कॉस्ट लगने वाली है 15%। बेटा इसका 15%, तो कोई मुझे बता सकता है कितना होता है? तो आपने कहा 2.94, यानी अब 2.94 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम ऐसे लिख सकते हो, या पर केजी पर एनम ऐसे लिख सकते हो। यानी जो 3 रुपए की कैरिंग कॉस्ट थी वो कम होकर 2.94 हो गई। मैंने क्या कहा? जो पहले 3 रुपए की कैरिंग कॉस्ट थी वो अब कम होकर कितने की हो गई बेटा? वो 2.94 की हो गई। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है जी। अब एक बच्चा कहता है कि ये कैसे कम हुई? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यूं कहूं कि सामान सस्ता हो गया तो सामान के ऊपर ब्याज भी तो कम लगेगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है पहले तो आप ये बताओ, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? क्योंकि अगर जो बच्चे लास्ट क्लास पढ़ कर आते हैं, पिछली क्लास रिवाइज करके आते हैं, उन्हें ये बात पता है कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है सामान को अपने पास गोडाउन में रखने की कीमत। रखने की कीमत में स्टोरेज की कीमत भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगी। तो अगर सामान ही सस्ता हो गया तो उसकी इंश्योरेंस भी सस्ती होगी, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम लगेगा, तो ऑब्वियस बात है कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना। ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा मैंने क्या कहा? कूल। तो ये 2.94 हो गई। तो नई कैरी देखो, पहले कैरिंग कॉस्ट लगी थी, इधर समझना, पहले कैरिंग कॉस्ट लगी थी 3 रुपीज, अब कैरिंग कॉस्ट लगेगी 2.94 रुपीज। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और मुझे बताइए कितना आता है? 35, 280। देख रहे हो लाला जी कितने चालाक हैं? उन्होंने पता है क्या लालच दिया? मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पता है कितना तगड़ा लालच दिया लाला जी ने? लाला जी ने कहा अरे कहाँ छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कहाँ 12 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 4 ऑर्डर में सामान ले लो ना, 4 ही ऑर्डर में सारा सामान ले लो, मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा। अब डिस्काउंट दे दिया, इससे क्या हुआ? हमें बड़ा खुश हो रहे थे हम कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई। बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुई लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ भी तो गई। अब सामान हमें ज्यादा कैरी करना पड़ रहा है, ज्यादा कैरी करना पड़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ भी तो जाएगी, क्योंकि पहले हम सिर्फ 8,000 का हाफ स्टॉक कैरी करते थे, अब हम 24,000 का हाफ स्टॉक कैरी कर रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, बोलिए ये दोनों बातें क्लियर हैं आपको? अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद आएगी परचेज कॉस्ट। इसके बाद आएगी परचेज कॉस्ट, बोलिए क्लियर है आपको ये बात? अब मुझे बताओ हमने कितने थाउजेंड सामान खरीदा था? 96,000 केजी खरीदा था। पहले खरीदा होगा 20 के रेट पे। बेटा यहां पे 96,000 केजी सामान खरीदा था 20 रुपीज के रेट पे। करिए बेटा इसे इंटू, अब 96,000 केजी खरीदा होगा लेकिन 19.6 रुपीज के रेट पे। आप समझो ये रेट चेंज हो रहा है बेटे, यही तो डिस्काउंट की वजह से रेट चेंज हो रहा है। लाला जी यही तो कह रहे थे मैं कि आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो लाला जी ने डिस्काउंट ही तो दिया है। ये आया 19,20,000 और ये आया कितना? 18,81,600। अब इन्हें टोटल करो और टोटल कॉस्ट निकालो। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बताइए? ये टोटल कॉस्ट आ गई 19,44,000। और ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 19,20,880। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, हम जब ईओक्यू मंगा रहे थे तो ज्यादा खर्चा था, अब डिस्काउंट के बाद खर्चा कम हो गया, तो क्या हम लाला जी की बात माने
या लाला जी की बात को रिजेक्ट कर दें? आप मुझे बताओ। देखो, जब हम ईओक्यू पे सामान मंगाते थे तो खर्चा ज्यादा था, अब क्योंकि डिस्काउंट मिल गया तो केस ही चेंज हो गया ना, डिस्काउंट के बाद तो केस ही चेंज हो गया। तो अब लाला जी कह रहे हैं यार मेरे से ज्यादा सामान खरीद लो, मेरे से 4 ऑर्डर में सामान खरीद लो, मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा। अब उस सब के बाद हमें फायदा दिखने लगा। आप मुझे बताओ, अब मैं डिस्काउंट लूं लाला जी से या ना लूं? आप क्या कहते हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट? जल्दी बोलिए, लाला जी का ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट? बेटा ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमारी एडवाइस क्या होगी इधर, एक्सेप्ट क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर फ्रॉम सप्लायर, यानी आपको अपने सप्लायर से डिस्काउंट ऑफर ले लेना चाहिए। क्या कहा मैंने आपको? आपको अपने लाला जी से डिस्काउंट ऑफर ले लेना चाहिए, बिकॉज इट सेव्स। कितने रुपए सेव हो रहे हैं, कोई माइनस करके दे सकता है मुझे? 1944,000 माइनस 192880 माइनस करके कोई दे सकता है अमाउंट? तो एक बच्चे ने कहा 23,120 सेव हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पैसे बचा रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात आप सभी को समझ आती है मैंने क्या कहा? हाँ जी बोलिए प्लीज। एक बच्चा कह रहा है कि हमें लॉस भी तो हो रहा है कैरिंग कॉस्ट में। बेटा आप टोटल देखोगे या सिर्फ एक एक को देखोगे? कॉमन सेंस रखो यार, ये तो बड़ी पागलों वाली बातें कर रहे हो। मतलब मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा है ये इंटर तक पहुंचे कैसे बच्चे। पता है क्या बच्चा कह रहा है, सर हमें नुकसान भी तो हो रहा है। बेटा टोटल देखोगे, यहाँ बचत भी तो हो रही है। अब ये जो सामान आप खरीदते थे महंगा आता था, अब सस्ता आ रहा है, उसका टोटल देखोगे ना, टोटल का इम्पैक्ट कितना हो रहा है ना? बड़ी पागलों वाली बात की है वैसे, कि हमें नुकसान भी तो हो रहा है। अरे भाई जब 3 खर्चे हैं, तीनों खर्चों के टोटल को नापोगे या किसे नापोगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जरा सुनो, एक रुक जाओ, अभी कॉपी मत करो, पहले एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। एक बात हो, आप खाना खाने जा रहे हो ढाबा ए पे या ढाबा बी पे, ठीक है? कभी ढाबे पे गए हो खाना खाने? नहीं गए ना, जाना चाहिए, सीखोगे। अच्छा एक बात हो, यहाँ पे दाल है 100 रुपए की, यहाँ पे दाल है 85 रुपीज की। बताओ कहाँ खाना खाओगे? बी पे खाना खाओगे। मान लो आप 2 रोटी खाते हो, यहाँ पे रोटी है 20 रुपए की, 2 रोटी। यहाँ पे 2 रोटी है 60 रुपए की, यहाँ 30 रुपए की रोटी है। अब कहाँ खाना खाओगे? बताओ कहाँ खाना खाओगे? ए पे खाना खाओगे? नहीं। अभी लेकिन एक बच्चे ने मुझसे बोला, आकांक्षा नाम है शायद उनका, वो कह रही है कि सर अगर हम ये खरीदते हैं, मान लो कि अब ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि हम ढाबा ए पे खाना खाएंगे, तो वो कहेगी नहीं 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 सर हम तो, लेकिन अगर हम ढाबा ए पे खाना खाएंगे तो सर दाल में नुकसान भी तो हो रहा है। अरे भैया जितना दाल में नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली टोटल में तो फायदा हो रहा है ना आपको, क्योंकि रोटी पे उससे ज्यादा का नुकसान भी तो हो रहा था। क्या पागल हो गया? एक चीज के खर्चे को देखोगे, दोनों के टोटल को कंपेयर करोगे। समझ आया मैंने क्या कहा? हाँ या ना? एक को कैसे देख सकते हो? मतलब हद ही हो गई। आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को इस ढाबे पे खाना खाने नहीं जाना, यहाँ दाल महंगी है। अरे भैया टोटल देखो, टोटल में कहाँ ज्यादा पैसा लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है यहाँ कम लग रहा है, 25 रुपए बच रहे हैं, तो इस वाले ढाबे पे खाना खाने जाओ। क्लियर होगी बात? कूल। चलिए, शाबाश मेरे बच्चा। वैसे ढाबे इतने महंगे हो गए हैं अब, 100 रुपए में, 10-20 रुपए में मिल जाना चाहिए वहां तो खाना। हाँ जी कॉपी करो यार तुम पहले से, जल्दी से, ज्यादा टाइम पास मत करो, तेज स्पीड में कॉपी करो। एक बच्ची कह रही है इससे भी ज्यादा महंगा हो चुका है खाना, हद कर लो।
यार कॉपी कर लो यार, इतनी देर मत लगाओ। थोड़ा बेटा बॉर्नविटा वगैरह पिया करो, तेज लिखा करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। डन। चलें अगले क्वेश्चन पे। कॉपी कर लिया बच्चा? बी क्विक। लिख लिया बेटे? चलिए आगे देखते हैं। अब ज़्यादातर बच्चों ने ये लिख लिया है, जिन्होंने नहीं लिखा है क्लास के एंड में मुझे याद दिला देना, फिर मैं आपको शीट दिखा दूंगा, तब लिखना बेटा, क्योंकि आप बहुत ही धीमे लिख रहे हो बेटा। चलिए आइए पढ़ते हैं हम और। ठीक है जी। क्या आप चाहते हो कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन कराऊं? क्या आपका दिल यही कह रहा है कि सर इससे भी और बड़ा क्वेश्चन कराओ आप हमारे जीवन में? आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्लीज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, तैयार हो आप? बच्चे कह रहे हैं जी हम बिल्कुल तैयार है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, वो कहता है कि हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। बहुत बढ़िया। फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹96। अब ध्यान से समझना, अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा। हमारी कंपनी एक रॉ मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल आता है ₹96 का, ठीक है। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग एंड द फ्रेट, बेटा हैंडलिंग और फ्रेट मतलब सामान को उठाना रखना, और फ्रेट मतलब होता है रिक्शा या ट्रक का किराया। फ्रेट समझते हो, ट्रक के किराए को बोलते हैं। तो ये सब कौन से खर्चे होंगे? ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो ये सब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो लिखिए जरा आप, ऐसे लिखिए जरा सॉल्यूशन नंबर 14। पहले आप ये बताइए कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है बताइए? तो आप कहेंगे पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1500, ठीक है। साथ साथ लिखो, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1500। कूल। देखिए अब वो कहता है द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट इज 7.5 पर केजी पर क्वार्टर। चालाक कितना है आप चालाकी देख रहे हो उसकी, कैसे पागल बना रहा है। कह रहा है पर केजी पर क्वार्टर, लेकिन हमें पर क्वार्टर लेना होता है या पर एनम लेना होता है? आप मुझे बताओ, हमें पर क्वार्टर लेना होता है पर एनम? पर एनम चाहिए होता है बेटे। तो आप इधर क्या लिखोगे? आप लिखोगे, देखिए आप इधर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो क्वार्टरली था ना, उसे इंटू 4 कर देना बेटे। ₹30 पर केजी पर एनम, ऐसे भी लिख सकते हो, पर केजी पर एनम या पर यूनिट पर एनम भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कितने बच्चों को ओ और सी दोनों बातें समझ आ गई? सच सच बताओ, समझ आ गई बात? आपको चालाकी समझ आई बेटे? क्वेश्चन में क्या थी कि वो पर क्वार्टर दे रहा है, लेकिन क्या आपको उसे पर क्वार्टर को रखना है या आप उसे पर एनम में बना दोगे? आपको उसे पर एनम में कन्वर्ट कर देना चाहिए, आपको उसे पर एनम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बोलिए क्लियर है ये बात? आइए फिर आगे। वो कहता है द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 लाख यूनिट एंड 5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो वो कहता है कि हमारी आउटपुट कितनी है। ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। वो कहता है कि हमारी आउटपुट कितनी है। वो कहता है कि हमारी आउटपुट है 2 लाख यूनिट्स।
वो कह रहा है हमारी आउटपुट है 2 लाख यूनिट एक साल में। देखिए दोबारा पढ़िए, वो कहता है कि द एनुअल प्रोडक्शन इज 2 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम एक साल में 2 लाख यूनिट बनाते हैं। और वो बोलता है 5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अगर आप 1 kg रॉ मटेरियल लगाते हो तो यहां पे 5 यूनिट्स निकल कर आते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आती है? मैंने क्या कहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आपको ध्यान से सुनिए। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं ये बात। मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर हम 1 kg रॉ मटेरियल लगाते हैं तो 5 यूनिट्स लगते हैं, बनते हैं। कितने यूनिट बनते हैं बेटे? अगर हम 1 kg रॉ मटेरियल लगाते हैं तो 5 यूनिट्स बनते हैं। इज इट क्लियर? कूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे बताओ हमारी रॉ मटेरियल की इनपुट कितनी लगती होगी? कोई मुझे बता सकता है? 40,000 kg। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 40,000 kg बताया। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम 40,000 kg लगाएंगे तो 40,000 kg हर kg में 5 यूनिट्स बनेंगे, तभी तो बेटे 2 लाख यूनिट्स बनेंगे। तो यानी यहां पे डिवाइड बाय करना पड़ेगा, यानी आपको यहां पे 2 लाख यूनिट्स को डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, यानी यहां पे आपने 40,000 kg रॉ मटेरियल यूज करना है। तो यानी यहां पे आपके पास ए क्या होगा, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितनी होगी? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 kg होगी। क्या आपको ये बात भी समझ आ गई बेटे? हाँ, यूनिटरी मेथड से किया, बिल्कुल ठीक। बोलिए क्लियर है बेटे ये बात? प्लीज ऐसे थम्स अप करिए अगर आपको समझ आई ये बात। शाबाश शाबाश। आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओक्यू। पहले बोलता है ईओक्यू निकालो। ठीक है, हम ईओक्यू निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट तक ना ये क्वेश्चन आसान है, सेकंड पार्ट में जाके होगा भारी। फर्स्ट पार्ट में वो हमें कहता है जाओ आप मेरे लिए ईओक्यू निकालो। आप बताओ ईओक्यू क्या होगी? 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, फॉर्मूला हो गया। तो 2 इंटू 40,000 इंटू ओ मीन्स 1500 अपॉन सी कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2000। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? इसका आंसर आ गया 2000। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ईओक्यू का आंसर आ गया 2000 kg ईच टाइम। यानी हमारे हिसाब से लाला जी को जब भी फोन करते हो हर बार 2000 यूनिट मंगाया करो। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाला जी को जितनी बार भी फोन करते हो हर बार कितने यूनिट मंगाया करो? 2000 यूनिट मंगाया करो। क्लियर है? लाला जी को जितनी भी बार फोन करते हो हर बार 2000 यूनिट मंगा लिया करो भैया, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट देखो। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज मतलब समझदारी की तरफ जाना चाहते हैं, हम समझदार होना चाहते हैं। प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑन ईयरली बेसिस। हो अगर हम ईयरली बेसिस पे ऑर्डर करें, ईयरली बेसिस मतलब पूरे साल में एक ही ऑर्डर। ठीक है जी, एक बच्चा है। देखिए यहां पे पहले बात को समझो। पता नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं कर रहे, घर पे बुक किताब भी नहीं खोल के देख रहे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा बेटे, मैं डांटूं या क्या करूं? मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो होमवर्क ही नहीं करते हैं घर पे, मतलब हु हैव नॉट इवन ओपन दी बुक और आके फिर डाउट पूछते हैं। वो पता है मुझे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ये 2000 kg सर हम पर मंथ मंगा रहे हैं। बताओ, ये पर मंथ मंगा रहे हैं, ये एक बार में मंगा रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ पर मंथ? यानी अगर मुझे एक साल में 40,000 यूनिट चाहिए और मैं 2000 यूनिट एक बार में मंगा रहा हूँ, यानी मैं ईयर में 20 ऑर्डर कर रहा हूँ। 20 ऑर्डर का मतलब है कि मैं 360 दिन में, 360 मान रहा हूँ 365 को 20 ऑर्डर करता हूँ, तो मैं हर 18 दिन में एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ये मंथली कैसे हो गया? कहा मैंने कब ऐसा बोला कि ये पर मंथ का ऑर्डर है? ये हर बार का ऑर्डर है, मंथली तो बोला ही नहीं बेटा कभी भी। सुनिए, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन ईयरली बेसिस, ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी ये चाह रही है कि हम हर साल में एक ही बार ऑर्डर प्लेस करें, हर साल में एक ही बार ऑर्डर प्लेस करें, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। वो कह रहा है आप रॉ मटेरियल पे कितना डिस्काउंट मांगोगे?
मतलब समझ आ रहा है लाला जी से क्या बात करने लगे। अब हम लाला जी को कह रहे हैं, लाला जी एक काम करो, हम पूरे साल में एक ही ऑर्डर देंगे, ये छोटे छोटे ऑर्डर नहीं देंगे, तो बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। अब हम उस डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अब दोबारा से कॉपी मत करो, थोड़ी देर सुनो, इसके सेकंड पार्ट को मुझे कराने दो, ठीक है। आराम से समझो, पहले सेकंड पार्ट क्या है। अगर मैं लेट कर लूं, लेट द न्यू प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर डिस्काउंट, मान लेते हैं कि डिस्काउंट के बाद नया रॉ मटेरियल का प्राइस है ₹X पर केजी। मान लेते हैं कि नया प्राइस कितना है, मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल बाय कर लेने के बाद द न्यू प्राइस इज ₹X पर केजी, यानी प्रीवियसली प्राइस कितना था। देखिए पहले प्राइस कितना था रॉ मटेरियल का, क्वेश्चन ने बताया हमें 96 रुपीज का प्राइस था। पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 96 रुपीज पर केजी। लेकिन अब हम कितने प्राइस पे शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, अब हम X रुपीज पर केजी के प्राइस पे शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। बोलिए ये बातें समझे आप, मैंने क्या कहा। सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार देखो पहले ना हम 96 रुपीज का सामान खरीदते थे और हम 2-2 हजार पीस ऑर्डर में मंगाते थे, हर बार 2000 2000 2000 2000 पीस मंगाते थे। अब लेकिन हम लाला जी को कह रहे हैं, लाला जी एक काम करते हैं ना, पूरे साल में एक ही ऑर्डर देते हैं, ईयरली ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एक साल में एक ही ऑर्डर सीधा पूरे 40,000 यूनिट एक ही बारी में मंगा लेंगे। तो बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। तो मान लेते हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं X%, Y%, और प्राइस हो जाता है X रुपीज मान लो। तो देखो अब एक बात को समझना अच्छे से, बहुत प्यार से, मैंने मना किया है भी कॉपी करने को। इधर देखिए, एट EOQ इक्वल टू 2000 kg एट रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 40,000 kg, ईयरली ऑर्डर, ईयरली ऑर्डर मतलब एक साल में एक ही ऑर्डर, ईयरली ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटे, एक साल में एक ही ऑर्डर। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको। अब सुनो, आप मुझे बताओ बेटा, हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है। अब आप ये कहोगे देखो हम एक साल में सर 40,000 kg खरीदते हैं, लेकिन एक बार में 2000 kg खरीदते हैं, तो यानी हम कुल मिलाकर 20 ऑर्डर्स प्लेस करते होंगे। और हर एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आता है बेटे, हर एक ऑर्डर पे 1500 रुपीज का खर्चा आता है। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 30,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ईयरली ऑर्डर पे स्विच कर गए, अगर हम शिफ्ट कर गए, अगर हमने लाला जी को कहा लाला जी अब हम एक ही ऑर्डर दिया करेंगे, एक साल में एक ऑर्डर, तो बताओ अब हम कितने यूनिट्स खरीदेंगे। अब हम 40,000 यूनिट एक ही बारी में खरीद लेंगे, तो अब तो एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, और एक ऑर्डर अगर 1500 रुपीज रिक्शे वाला लेगा तो सिर्फ 1500 रुपये में सामान आ जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर रिक्शे वाला इतना सामान एक ही बारी में ले आएगा, मान लो कि ले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। पहले 20 ऑर्डर्स थे तो 20 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्च होती थी, अब एक ही ऑर्डर है तो एक ही बार ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्च होगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बताओ हाँ या ना। देखिए कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 0 प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ₹30, तो ये भी 30,000 होगा, और ये होगा 0 प्लस हाफ ऑफ 40,000 इंटू ₹30, क्योंकि अब यहां पे सर कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी क्या, यहां पे नहीं, अब चेंज नहीं होगी क्योंकि कैरिंग कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट जो है वो प्राइस पे बेस्ड नहीं है, वो 7.5 पर क्वार्टर थी, तो 7.5 इंटू 4 यानी 4 क्वार्टर्स की इतनी है, यानी वो प्राइस पे बेस्ड नहीं है। तो जब प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट चेंज हुई थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो 15% थी, 15% ऑफ 20 रुपीज थी, तो 3 रुपए थी। फिर बाद में प्राइस चेंज हो गया था 19.6, तो उसका 15% हो गई थी 2.94, ऐसा कुछ हो गया था ना। तो यानी उसका इंपैक्ट लिया था, लेकिन अब नहीं लेंगे, अब 30 रुपीज ही लेंगे, यानी अब पहले भी 30 थी अभी भी 30 है। बताओ बेटा लेकिन
टोटल में कितना आ जाएगा 20,000। तो 6 लाख रुपीस की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एक बार चेक करना, बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। अब हमें ये देखना है कि प्राइस कितना हो जाएगा, हमें ये देखना है कि हमारा प्राइस कितने पे पहुंचेगा। देखिए इस बात को समझिए, if the ordering cost was, if let us say the ordering price was 30,000 and 1,500, the carrying cost becomes 30,000 and 6 lakh। तो अब परचेज कॉस्ट कितनी है, यानी परचेज कॉस्ट कितनी है हमारी। देखो हमने 40,000 kg खरीदा था, पहले कितने रुपीज में खरीदा था 96, कोई मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। और अब किस प्राइस पे खरीदा है, x रुपीज के प्राइस पे। तो 38,40,000, 38,40,000। अब इन्हें टोटल कर दीजिए। पहले हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो पहले टोटल कॉस्ट थी 39 लाख रुपीस, अब टोटल कॉस्ट कितनी है बेटे 6,15,000। 6,15,000 प्लस 40,000 एक्स, यानी पहले ये टोटल कॉस्ट थी, अब ये टोटल कॉस्ट है। क्या मेरी बातें आपको समझ आई। आप पहले यहां तक का क्वेश्चन बताओ, मुझे समझ आ रहा है आपको यहां तक का क्वेश्चन। सर अभी डिस्काउंट तो आपने निकाला ही नहीं, डिस्काउंट कैसे अरे बेटा मैं कराऊंगा ना, चिंता ना मत करो मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी बस आप पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझ आ रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है कि नहीं। हाँ सर पिछले क्वेश्चन जैसा थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बस हमें पता था कि 2% डिस्काउंट मिल रहा है, अब यहाँ पे पता नहीं है कि 2% डिस्काउंट है कितना है। तो हमने क्या किया सुनो, पहले हमने दोनों की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, फिर हमने दोनों की कैरिंग कॉस्ट निकाली, फिर ये परचेज वैल्यू निकाली। अब हम इन दो तीनों को ऐड कर देंगे। और अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या इन दोनों को, ठीक है जी, देखिए बेटे, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेट मतलब इक्वल रखना। एक बात बताओ, आप एक दुकान पे जाते हो, अब लिखना मत सिर्फ सुनना, आप एक दुकान पे जाते हो और आप उस दुकान से एक रजिस्टर खरीद के आते हो, फिर 15 दिन बाद जाते हो फिर एक रजिस्टर खरीद के आते हो, है ना। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट सब लगती होगी। अब वो दुकान वाले भैया आपको कह रहे हैं यार क्या बार बार आता है, एक एक दो दो रजिस्टर लेके, इकट्ठे 10 रजिस्टर ले ले, तो मैं तेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप लीस्ट केस में ये एक्सेप्ट करोगे कि जितनी टोटल कॉस्ट यहां थी, अगर उतनी ही टोटल कॉस्ट दूसरे केस में भी आ गई तो शायद आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, बट अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा आई तो फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कहोगे भैया मैं नहीं चाहिए मुझे। तो आप कब एक्सेप्ट करोगे, जब ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी, जब ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी, या फिर कॉस्ट कम आ जाएगी, कम आ जाएगी तब भी एक्सेप्ट कर लोगे, इक्वल आ जाएगी तब भी एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहां पे कम तो आ नहीं सकती क्योंकि हमें तो डिस्काउंट का परसेंटेज पता नहीं है, हमें तो डिस्काउंट की परसेंटेज पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ी देर समझो, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। यानी हम कहेंगे कि पहले हमारे 39 लाख खर्च होते थे, अब हमारे 6,01,500 प्लस 40,000 एक्स खर्च होते हैं। तो अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए बेटा, इसे माइनस कर दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे करो, इसमें से पहले इसे माइनस कर दो और फिर डिवाइड बाय 40,000 कर दो, यानी 39 लाख को 601500 माइनस कर दो और 40,000 से डिवाइड कर दो। सो न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना होना चाहिए। सो न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट होना चाहिए कितना 82.46, 82.46। यानी हमें इस प्राइस पे अगर सामान मिलेगा तब तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा पे मिलेगा तो ठीक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में
अब हम डिस्काउंट निकालेंगे। पहले बताओ यहां तक की बात समझ आई? मतलब मैंने ये कहा कि पहले हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी थी, अब इतनी है। पहले कैरिंग कॉस्ट इतनी थी, अब ज़्यादा है। पहले परचेज कॉस्ट इतनी थी, अब थोड़ी कम हो गई होगी। तो इन तीनों का टोटल किया। अब क्योंकि इसमें एक्स था, इसलिए ये एक्स वाली फिगर ऐड नहीं हो सकती, तो इसे अलग रखना पड़ता है बेटे, जिसमें एक्स होता है। नंबर वाली नंबर को ऐड कर दिया और एक्स वाली फिगर को अलग रख दिया। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, इक्वेट करके एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब मुझे बताओ डिस्काउंट कितना चाहिए हमें? पता है अब डिस्काउंट परसेंटेज देखो, अब मैं जो लिख रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। आप मुझे बताइए ओरिजिनल प्राइस कितना था? आप ये कहोगे ओरिजिनल प्राइस था 96। न्यू प्राइस कितना है? 82.46। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं डिस्काउंटेड, डिस्काउंट कितने का है? तो बताओ डिस्काउंट कितने का है? कोई माइनस करके दे सकता है मुझे कि डिस्काउंट कितने रुपए का है? तो आप बोलोगे 13.54। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, तो आप बोलोगे डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, यानी डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। बेटे बताइए कितना आता है? 14.10%। तो ये डिस्काउंट आना चाहिए, यानी अगर इतना डिस्काउंट आएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ने यही पूछा था डिस्काउंट की परसेंटेज बताओ। तो अब हम बता रहे हैं कि अगर हमें लाला जी, ध्यान से सुनिए, अगर हमें लाला जी 14% का डिस्काउंट देंगे, दोबारा बोलो, अगर हमें लाला जी 14% का डिस्काउंट देंगे तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं जो वो कह रहे हैं, एक सिंगल ऑर्डर में सामान खरीदना। तो हम सिंगल ऑर्डर में सामान खरीदने को तैयार हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, if the company proposes to rationalize the placement of order on yearly basis, what percentage of discount of the raw material should be negotiated? तो हम कितने पे नेगोशिएट करेंगे? तो हम यही बोलेंगे, देखिए, इफ डिस्काउंट परसेंटेज इज 14.10 और अबव, इससे ज्यादा भी मिलेगा तो भी अच्छा है, देन वी शुड एक्सेप्ट ईयरली ऑर्डर्स। तो हमें ईयरली ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना ईयरली ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं इसे एक बार दोबारा समझाता हूं, जरा दोबारा ध्यान से सुनो। देखिए, हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि देखो हम 2 लाख यूनिट की आउटपुट बनाते हैं, तो 2 लाख यूनिट बनाने के लिए 40,000 केजी ए होगा, हमारे लिए एनुअल डिमांड होगी, ठीक है। हमें ओरिजिनल प्राइस भी पता था, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता थी, कैरिंग कॉस्ट क्वार्टरली पता थी, तो इंटू 4 करके एनुअल पता लग गई थी, है ना। अब क्योंकि ये जो कैरिंग कॉस्ट है बेटा, ये प्राइस पे ये परसेंटेज पे बेस्ड नहीं है, मतलब प्राइस की परसेंटेज पे बेस्ड नहीं है, तो प्राइस चेंज भी होगा तो भी ये कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी इस क्वेश्चन में, है ना। अब आपको नहीं सर पिछले क्वेश्चन में तो हुई थी, क्योंकि बेटा पिछले क्वेश्चन में जो कैरिंग कॉस्ट थी, जो कैरिंग कॉस्ट थी वो परसेंटेज पे गिवन थी। अब यहाँ पे परसेंटेज पे गिवन नहीं है, तो जब प्राइस चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बस 7.5 पर क्वार्टर है, तो जितने मर्जी का प्राइस हो 7.5 पर क्वार्टर ही लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ईओक्यू निकाला। ईओक्यू कहता है कि हर बार 2000 केजी मंगाओ, हर बार लाला जी से 2000 केजी मंगाओ। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें एनुअल ऑर्डर प्लेस करना है, एक ही ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम क्या करें? अगर हम पूरे साल में एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे बेटा, तो इस तरीके से हम पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम परचेजिंग कॉस्ट निकालेंगे। हमने मान लिया कि परचेजिंग कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो इन तीनों को हमने दोनों को इक्वेट किया। अब इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर इससे हमने न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकाल दिया, और इन दोनों को इक्वेट करके फिर जो प्राइस आया उसे ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करके डिस्काउंट निकाल दिया। और डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे आती है? डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, क्योंकि बेटा डिस्काउंट तो ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है ना। एक बात बताओ, एग्जाम्पल लो, एक 100 रुपए की चीज है, अगर मुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा तो वो 20% इस पे बेस्ड होगा ना, 80 पे बेस्ड थोड़ा ना होगा। जो बाद में प्राइस आ रहा है उस पे बेस्ड थोड़ी ना होगा। डिस्काउंट किस पे लगता है? ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, पता है ना आपको ये बात। डिस्काउंट किस पे लगता है? ओरिजिनल प्राइस पे लगता है। इसीलिए बेटा ये जो ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? कॉपी करिए जल्दी से, जल्दी से इसे कॉपी करिए, एकदम फास्ट स्पीड में, एकदम फास्ट। पॉज कर लो, जो रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हैं जल्दी से पॉज करो और कॉपी करो इसे।
हाँ जी बेटा, इतना लिखा आप लोगों ने? क्या मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ? करिए बेटा, बाकी का भी क्विकली कॉपी करिए। मैं हट जाता हूँ, पॉज कर लीजिए और कॉपी करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सब लिख लिया है, आपको अच्छे से समझ आ गया, बट मुझे लगता है इसका एक क्वेश्चन और करना चाहिए। बोलो करें? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? थोड़ा सा कंसेप्ट और कंसोलिडेट करते हैं और भारी करते हैं अपने दिमाग में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए पहले, जरा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। अब मैं सेम बात थोड़ी स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? आइए, क्वेश्चन नंबर 16, बी क्विक प्लीज। चले जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। वो कहता है रिलायबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है? रिलायबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इज a startup company engaged in the manufacture of agrotech product from a raw material which is purchased at, अब देखो हमें प्राइस बता रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। रॉ मटेरियल आता है इतने का 1 kg। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट, बेटा वही वाली बात हो गई, हैंडलिंग एंड फ्रेट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है। और फिर वो बोलता है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये पर मंथ। बेटा अब यहाँ पे पर मंथ बोल रहा है, देख रहे हो? पर मंथ बोल रहा है तो इंटू 12 करेंगे, याद है? हमें क्या चाहिए होता है? पर एनम चाहिए होती है कॉस्ट, तो इंटू 12 करेंगे। अच्छा, ये 3 रुपये पर केजी पर मंथ है, तो ये 3 रुपीज है, इसका मतलब ये प्राइस से इंपैक्टेड नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन नहीं है, इसलिए प्राइस से इंपैक्ट भी नहीं होगी, है ना? समझ गए आप? इन एडिशन, अच्छा इसके अलावा कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी है, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट, वो 20 रुपीज पर केजी पर एनम है। तो मतलब दो तरह की, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में दो तरह की कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है? तो मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसमें हमारे पास दो तरह की कैरिंग कॉस्ट है। आइए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए ज़रा। हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 16। आप मुझे बताइए प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? थोड़ी स्पीड बढ़ा के लिखना बेटे। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? आप कहोगे सर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 190 रुपीज़ पर केजी, 190 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। फिर वो कहता है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1470। अच्छा, हैंडलिंग 1470 है और फ्रेट 770 है। बहुत चालाक क्वेश्चन है। पता है ओ यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है अब हमारी? अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी दो हिस्से हैं, 1470 प्लस 770। बट अब बताना कितना आएगा? दो है मिला के, मतलब 1470 भी है 770 भी है, यानी 2240 पर ऑर्डर। ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यानी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितनी? हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2240, ठीक है। अब बात हो रही है कैरिंग कॉस्ट की, पर केजी पर एनम, है ना? तो देखिए अच्छे से, पर केजी पर एनम है। वो ये कहता है, ये तो है देखो, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर केजी पर मंथ। तो हम एक काम करेंगे, 3 रुपीज़ को तो इंटू 12 कर देंगे। इसके अलावा भी 20 रुपीज़ और हैं कैरिंग कॉस्ट। देखो वो कहते हैं 3 रुपये तो ये है, इन एडिशन, इन एडिशन मतलब इंग्लिश समझते हो ना बेटा आप? इन एडिशन का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। इन एडिशन मतलब इसके अलावा, इसके अलावा भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट, फाइनेंस मतलब क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। इन्वेंट्री को रखने के लिए 20 रुपीज़ पर केजी पर एनम और लगेगा, तो 20 रुपये पर केजी पर एनम और लगेगा, यानी टोटल मिला के 56 रुपीज़ पर केजी पर एनम हमारी ये हो गई जी कैरिंग कॉस्ट। क्या मैं मान के चलूं कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों समझ आ गई हैं यहां तक? क्लियर है? चलिए फिर आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए वो कहता है द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,50,000 यूनिट्स। हम 1,50,000 यूनिट बनाते हैं प्रोडक्ट के। तो एक बात बताओ, अगर हम आउटपुट जो बनाते हैं बेटे, तो वो 1,50,000 यूनिट्स बनाते हैं आउटपुट के, तो ये हमारी आउटपुट है। बट मिस्टर जोशी आप मुझे बताओ, क्या हम क्वेश्चन आउटपुट के लिए सॉल्व कर रहे हैं? समर्थ आप मुझे बताओ, क्या हम क्वेश्चन आउटपुट के लिए सॉल्व कर रहे हैं या इनपुट के लिए सॉल्व कर रहे हैं? हम ये क्वेश्चन इनपुट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ना कि आउटपुट के लिए। तो आगे देखो, वो कहता है 3 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg।
बेटा अगर आप यहाँ पे 1 kg रॉ मटेरियल पुट करते हो तो उससे 3 यूनिट्स बन जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 किलो से 3 यूनिट बन जाते हैं, अगर 1 किलो से 3 यूनिट बन जाते हैं तो कितने किलो इनपुट करूं कि 1,50,000 यूनिट बन जाए? तो आप मुझे बताइए, ए मतलब कितना है? 50,000 kg। तो ए कितना है? 50,000 kg। क्या सबको समझ आ गया ये 50,000 कैसे आया होगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 करके आया होगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, याद आ रहा है आपको? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 किया था, याद है? वैसे ही है ये भी। तो लिखिए, हमें ए मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल भी पता लग गई, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, और वो कितनी है? 50,000 kgs है। ये भी हमें पता लग गया, हमें एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल भी पता लग गई। कोई डाउट तो नहीं है जी आपको? नहीं है जी, पक्की बात? देखते हैं फिर। अगर ये सब भी आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए, इससे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, है ना? क्वेश्चन हमें और क्या कहता है? अब वो ये कहता है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। इसमें एक बात नहीं आएगी, तो इसलिए 360 डेज इन अ ईयर बोले, ठीक है। पहला सवाल, पहला पार्ट है आर ओ क्यू ईओ क्यू निकालो, बताओ कितना होगा ईओ क्यू। फर्स्ट पार्ट, आप मुझे बताइए ईओ क्यू कितना होगा? ईओ क्यू कितना होगा? आप बोलोगे ईओ क्यू का मतलब होता है ट्वाइस ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, अगर इतना होता है तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। ट्वाइस इंटू 50,000 इंटू ओ था 2250, नहीं 2240, अपॉन कैरिंग कॉस्ट है 56। तो इसका आंसर कितना आया? 2000 kg। यानी हमें एक बार में 2000 kg मंगाना चाहिए लाला जी से। हमें ये लग रहा है कि हर बार 2000 kg मंगाना चाहिए। हर बार कितने केजी मंगाना चाहिए बेटे? आप मुझे बताइए, हमें हर बार लाला जी से कितना सामान मंगाना चाहिए? 2000 केजी करके मंगाना चाहिए। बोलिए, बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? कूल। अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और क्या चाहिए क्वेश्चन को? क्वेश्चन कहता है कि यार मुझे ना, चलो मैं पहले एक काम करूंगा, सेकंड पार्ट सबसे एंड में कराऊंगा, ठीक है? ये सबसे एंड में कराऊंगा क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया। अभी मैंने ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो ये एंड में कराऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट देखिए, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब कंपनी चाहती है कि वो क्वार्टरली ऑर्डर्स पे शिफ्ट हो जाए। क्वार्टरली ऑर्डर मतलब एक साल में 4 ऑर्डर, बस एक साल में सिर्फ कितनी बार लाला जी से माल मंगाएंगे? 4 बार, बात खत्म। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। तो कितने प्राइस पे नेगोशिएट करूं? मतलब लाला जी के पास जब जाऊंगा तो कितना डिस्काउंट मांगू उनसे? बेटा मैं ये कहूंगा, लाला जी देखो, ना मुझे नुकसान हो ना आपको हो, तो दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब पहले वाली कॉस्ट को और नई वाली कॉस्ट को इक्वेट रख दो और फिर बताओ कितना डिस्काउंट है। अब समझ आया इक्वेट क्यों करते हैं उन्हें? हम ये कह रहे हैं लाला जी, ना आपको नुकसान हो ना मुझे नुकसान हो, दोनों का जो पुरानी कॉस्ट थी उसको बराबर मैच करा दो बस। तो चलो मेरे साथ पहले थर्ड पार्ट कर लो बेटे। थर्ड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट बाद में कर लेंगे। तो लिखिए, लेट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर डिस्काउंट वो हो गया एक्स रुपीज पर केजी, ठीक है? आइए जी, पहला ईओक्यू पे आएगा जब हम 2000 केजी के इनपुट मंगा रहे होंगे। दूसरा आएगा क्वार्टरली ऑर्डर। बेटा अगर 4 क्वार्टरली ऑर्डर्स हैं तो आप मुझे बताओ हर बार कितना सामान मंगाओगे? 12,500 केजी। कैसे समझ आया बेटा मुझे 12,500? देखो इस बात को समझो, अगर 50,000 केजी मंगाना है 4 ऑर्डर्स में, तो हर ऑर्डर इतने का आर ओ क्यू होना चाहिए।
तो हर ऑर्डर का ROQ इतना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है बच्चे? क्या ये बातचीत क्लियर है आपको? अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आइए आइए आइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए आप मुझे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, थोड़ी स्पीड बढ़ाई बेटे। बताइए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। देखो, अगर एक ईयर में 50,000 यूनिट मंगाने हैं, एक बार में 2,000 यूनिट आते हैं, तो यानी हमें 25 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। और हर ऑर्डर कितने रुपए का है? और हर ऑर्डर की कॉस्ट है 2240। तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, जल्दी बताइए बेटे। हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 56,000। ठीक है, इधर आ जाइए। देखिए, अगर एक साल में 50,000 यूनिट्स हैं, हर बार में 12,500 यूनिट्स मंगा रहे हैं, तो यानी हम 4 ऑर्डर्स कर रहे हैं, क्वार्टरली ऑर्डर्स, और हर बार में 2240 रुपीज खर्च हो रहे हैं। तो हमारा टोटल बिल कितने का आता होगा? 228960 का बिल आता होगा। अब आप मुझे बताइए हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, जल्दी बताइए कि हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है। अब आप बोलोगे जीरो, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो है नहीं, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो थी 56 रुपीज। तो ये भी 56,000 आ जाएगा, क्योंकि ईओक्यू है। ईओक्यू पे तो दोनों बराबर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक सेफ्टी स्टॉक नहीं है, देखो, अगर यहाँ सेफ्टी स्टॉक आ जाता कुछ, तब ये आंसर बिगड़ जाता, वरना तब तक सेम रहेगा, तब तक ये दोनों सेम आया करेंगे, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो, है ना। अब इधर देखिए, जीरो प्लस हाफ ऑफ 12,500 इंटू 56। बोलिए, ये बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? 350। कुछ बच्चों ने कहा कि सर यहां पे आएगा 3,50,000। क्लियर है बेटे? चलिए और आगे बात करते हैं। तो ये हो गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब आप मुझे बताइए परचेज कॉस्ट कितनी है। देखिए, आपने 50,000 kg खरीदा, लेकिन पहले प्राइस था 190 का, तो आपकी परचेज वैल्यू कितनी आती होगी? और अब आप 50,000 kg खरीदोगे एक्स रुपीज पे, तो परचेज वैल्यू आती होगी 50,000 एक्स, है ना। पहले आपका सामान आता था 95 लाख रुपीज का, तो आप मुझे बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी है। बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको, इन्हें क्या कहा? 96,12,000 रुपीज। और यहां पे टोटल कितना है? 358,960 प्लस 50,000 एक्स। अच्छा देखो, अब हम लाला जी को कहेंगे, लाला जी देखो, ऐसा ऐसी नेगोशिएशन कर लो कि ना मेरा नुकसान हो ना आपका नुकसान हो। एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ठीक है जी। बोलो, मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा?
तो इन दोनों को इक्वेट कर लो बेटे, इक्वेट। तो बताओ कैसे आएगा? 96,000, 96,12,000, 358,960 प्लस 50,000 एक्स। तो इसे माइनस करो, फिर एक्स की वैल्यू बता दो आप मुझे। बेटा एक काम कर दो ना, इसे सॉल्व कर दो और मुझे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू बता दो, इन्हें इक्वेट करने के बाद कितनी आती है। $185.06, ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। अब देखो कैसे लिखते हैं। अब हम लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना था, आप बोलोगे ओरिजिनल प्राइस था 190। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे डिस्काउंटेड प्राइस है 185.06। अच्छा फिर मैं पूछूंगा बताओ डिस्काउंट कितने का है, फिर आप क्या कहोगे, आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का है। तो आप बोलोगे डिस्काउंट है 4.94 का, है ना। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए आप पता है क्या करोगे, आप लिखोगे डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इन 200। डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस, है ना। तो बताओ डिस्काउंट कितना है 4.94 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है 190 इन 200। कितना है बेटा 2.6। बच्चों ने बताया कि ये 2.6% का डिस्काउंट आएगा। सो डिस्काउंट इतना नेगोशिएट होना चाहिए। सो फॉर प्लेसिंग क्वार्टरली परचेज ऑर्डर at least 2.6% of discount should be percentage of discount should be negotiated। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा, मतलब कम से कम इतना डिस्काउंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। मैंने क्या कहा आप समझे बेटे, कम से कम इतना डिस्काउंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ गए आप। अच्छा इससे कम डिस्काउंट को स्वीकार करोगे आप? नहीं बेटे, इससे कम डिस्काउंट होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटे, आपको पड़ता ही नहीं है फिर। मतलब आपको ये पता है ना, आपको ये वर्ड समझ आता है कि हमें ये पड़ता नहीं है, मतलब इससे कम में खरीदेंगे तो अपन को पड़ता नहीं, मतलब हमें नुकसान हो जाएगा उससे कम में। हाँ कुछ बच्चे इसे जमता नहीं है बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं जमता नहीं है। समझ गए आप। हाँ उससे कम होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे ऑफर। आइए अब मुझे एक पार्ट और कराना है, उसके लिए पहले मैं आपको दो चार छोटे मोटे फॉर्मूलाज लिखवाना चाहता हूँ। क्या मैं फॉर्मूला लिखवा दूं बेटे? आइए, अभी हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए थे, ये तो ऐसे रिविजनरी पेज था ना हमारा। कंसेप्ट 8 तक पढ़ लिए हमने, ईओक्यू तक, है ना। 8 बातें पढ़ ली हैं हमने इसके अंदर अभी तक, जो हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं 8। नाइन्थ फॉर्मूला पे आइए, कंसेप्ट 9 लिख लो या 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप इसे, ठीक है ना। ऐसे देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, गैप बिटवीन ऑर्डर्स, ये 3 बातें मैं आपको इकट्ठी पढ़ा देना चाहता हूं। कौन कौन सी 3 बातें? मैं आपको 3 बातें इकट्ठी पढ़ा देना चाहता हूं बेटे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, एक बात बताइए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे
ऊपर लिखना चाहिए एनुअल डिमांड, और डिवाइड कर देना चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी से या फिर ईओक्यू से, क्योंकि ईओक्यू भी एक तरह का आरओक्यू ही होता है, पता है ना आपको ये बात। ईओक्यू भी एक तरह का आरओक्यू होता है बेटे, ईओक्यू भी तो बेस्ट वाला आरओक्यू होता है, और क्या होता है, तो उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखनी है, इसे राउंडेड ऑफ टू हायर नंबर, क्या ये बात सबको पता है? इसे किसकी तरफ राउंडिंग ऑफ करनी होती है? हायर नंबर की तरफ। जैसे 8.1 आया तो उसे 8 नहीं लिखोगे, 9 लिखोगे। एग्जाम्पल, अगर आपका 8.1 ऑर्डर्स आए तो आप उसे सिमिलर टू किसके लिख दोगे? 9 ऑर्डर्स के। 8 ऑर्डर्स के बराबर नहीं लिखोगे, 9 ऑर्डर्स के बराबर लिखोगे। ये भी समझ आ गई बेटे बात आपको? 8.1 ऑर्डर को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। 8.1 ऑर्डर होगा तो क्या लिखेंगे? 9 ऑर्डर्स लिखेंगे। वेरी गुड। और आगे पढ़ते बेटे, जल्दी से जरा बी पॉइंट पे आइए। इसी का बी पॉइंट वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब एक साल में कितने ऑर्डर जाएंगे, ये तो हमें समझ आ गया। अब अगर कोई मुझसे इसी को नंबर ऑफ ऑर्डर्स कोई बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, यही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स भी है कि एक साल में कितनी बार ऑर्डर जा रहे हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि निकाल के दिखाओ टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, देखो, अगर कोई मुझे ये कहे कि बताओ दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना है, दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना है, तो आप क्या करोगे? 365 डेज और 360 डेज इफ गिवन इन क्वेश्चन। यानी अगर क्वेश्चन में 360 बोला है तो 360 डेज ले लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, 365 डेज को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर देंगे। 365 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड कर देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा, इसे किससे डिवाइड कर दोगे आप? नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दोगे। कितने ऑर्डर है पता लग जाएगा कि दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना है, दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना है। क्या ये बात भी क्लियर हो गई आपको? देखिए, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। यहां पे देखिए, इसी का थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया है, लेकिन हमने सेकंड पार्ट छोड़ दिया था। आइए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली अ कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट टू बी प्लेस्ड, मतलब वो कह रहा है कितनी फ्रीक्वेंटली उसको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, और उसने डेज भी दे रखे हैं। अगर डेज दे रखे हैं तो वो डेज में भी चाहता है ना। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं बेटे। आइए जरा सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन 16 सेकंड पार्ट। आप पहले मुझे ये बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ठीक है जी, तो आप बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कितने होंगे। तो आप ये कहोगे कि एक साल में कितने ऑर्डर जाएंगे। देखो, 50,000 यूनिट्स चाहिए हमें, राइट। अब एक बार में अगर हम 2000 ईओक्यू को खरीदते हैं तो यानी हमें 25 ऑर्डर्स चाहिए होंगे। और अगर मुझे टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स निकालना है तो 360 डेज लेना पड़ेगा। सर 360 क्यों ले रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 360। बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो अब आप ये बोलेंगे 14.4 डेज। तो यानी हमारे पास टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स कितना है? 14.4 डेज। समझ गए आप? तो दो ऑर्डर्स के बीच में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इसे ना टाइम गैप को भी कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी बोल देता है। वैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो कभी कभी इसे भी फ्रीक्वेंसी बोल देता है, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए। जो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स है उसी को फ्रीक्वेंसी भी कह देता है कभी कभी वो। वैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आप दोनों में फ्रीक्वेंसी पूछे तो दोनों निकाल के आना, ये दोनों। ठीक है जी,
यानी लगभग 14.4 डेज के बाद हम नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कितने दिन के बाद नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बेटे हम? 14.4 डेज के बाद नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ये बात भी आपको क्लियर हो गई बेटे? पक्की बात है? शाबाश। एक नोट्स पे वापस चलिए, 10th नोट लिखिए, 10th। ऐसे लिखिए, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी हम ये बताना चाहते हैं कि मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। हम ये बताना चाहते हैं कि मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि इसे 14.4 को राउंड ऑफ करके 15 कर दे, मैंने किया नहीं, इसका मतलब नहीं करना ना बेटा। अगर जहां पे करना होगा वहां मैं बताऊंगा कि राउंड ऑफ करना है, यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना है। मैंने सिर्फ एक जगह राउंडिंग ऑफ कराई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में, बस। ठीक है, बोलिए, समझ गए आप सब? देखते हैं जी आगे। हम बात कर रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सुनो, अब थोड़ी देर मत लिखो, पहले ये समझो कि मैं क्या लिख रहा हूं। इफ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डज नॉट चेंज, if price of raw material changes in two cases, सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे पता है अभी कुछ नहीं समझ आ रहा आपको भी, पहले थोड़ी देर मेरे को पढ़ाने दो। देखो, अगर मान लो मैं मटेरियल का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, और मान लो वो कह दे कि मुझे रेलिवेंट कॉस्ट निकालो। मान लो कि क्वेश्चन कहते हैं कि जाओ मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट निकालो, तो रेलिवेंट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आती है? देखो, अगर मान लो कि मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं ऐसे दो केसेस में, कि अगर ईओ क्यू होगा 2000 kg और आर ओ क्यू होगा 5000 kg, ऐसा कुछ, और मैं यहां पर्टिकुलर्स बना रहा हूं, ठीक है। अगर इन दोनों में उसने टोटल कॉस्ट नहीं मांगी, सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट मांगी है, कौन सी कॉस्ट मांगी है बेटे? बेटे रेलिवेंट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम नहीं होती, पहले समझ लो। रेलिवेंट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। टोटल कॉस्ट में तो सारी कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग भी, कैरिंग भी, परचेज भी, सारी आ जाएगी। बट रेलिवेंट कॉस्ट में वही कॉस्ट आएगी जो चेंज हो रही है दोनों केसेस में। तो देखो, हम पहले लिखेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों में निकाल के दिखाएंगे। फिर हम दिखाएंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों में निकाल के दिखाएंगे। फिर हम जो परचेज कॉस्ट होती है वो यहां पे नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है। तो रेलेवेंट कॉस्ट में सिर्फ यही दोनों चीजें आएंगी, यानी रेलेवेंट कॉस्ट में सिर्फ यही दोनों चीजें आएंगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटा, मैंने क्या कहा? यानी रेलेवेंट कॉस्ट में सिर्फ ये 2000 का ईओक्यू और 5000 का आरओक्यू आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बोलिए, मेरी बातें क्लियर है बेटे आपको? जी हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अगर परचेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही मतलब कोई डिस्काउंट का केस नहीं है। मान लो लाला जी दोनों केसेस में मैं डिस्काउंट नहीं दे रहे, बोल रहे ज्यादा खरीदो कम खरीदो, मैं डिस्काउंट नहीं देता। जब डिस्काउंट नहीं दे रहा तो परचेज प्राइस तो सेम आएगा। एग्जाम्पल लो, मैं यहां पे भी 96,000 kg खरीद रहा हूं 20 रुपए पे, मैं यहां भी 96,000 kg खरीद रहा हूं 20 रुपए पे, तो जब प्राइस ही चेंज नहीं हो रहा तो उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि फिर वो अब रेलिवेंट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो रेलिवेंट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो डिसीजन को इंपैक्ट नहीं कर रहा। पर अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मैं दो केसेस बना रहा हूं, यही वाले, इमेजिन करो मैं यही दोनों केसेस बना रहा हूं, ठीक है। और अब मान के चलो देखिए, अगर मान के चलो कि दोनों केसेस में प्राइस चेंज हो रहा है, यानी एक केस में लाला जी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे, तो अगर यहां पे परचेस कॉस्ट भी चेंज हो रही है, मान लो यहां पे 20 रुपए वाला प्राइस है, मान लो यहां पे 19.6 वाला प्राइस है, तो परचेस कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी ना, तो अब ये भी रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? यानी कब परचेस कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट में आएगी, कब नहीं आएगी, ये बात समझ आई। यानी अगर इन दोनों में प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस भी रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा है। पर अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा, अगर दोनों केसेस में प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, फिर वो रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। बोलिए, समझे आप? बोलिए, क्लियर है जी? पक्की बात है, समझ आ गया आपको इतना? बहुत बढ़िया, कॉपी करिए इसे। यानी ये बिना डिस्काउंट वाला केस है। सर एक बार और समझाओ, चलो दोबारा समझाता हूं। और ये विद डिस्काउंट वाला केस है, मतलब अगर मान लो कि मैं दो बार, सुनिए बेटे, अगर मैं मान लो कि मैं दो बार कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो प्राइस रेलिवेंट भी नहीं है, फिर वो प्राइस रेलिवेंट भी नहीं है। क्योंकि मेरी बात को समझ लो, पहले 2 मिनट मत लिखो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि स्लिप हो गया ना कंसेप्ट तो कभी भी याद नहीं आएगा। सुनो, अगर मुझे बोला गया रेलिवेंट कॉस्ट, बेटे रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो दोनों ऑप्शंस में चेंज होने वाली कॉस्ट है। दोबारा बोलो, मैंने क्या कहा? रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो दोनों ऑप्शंस में चेंज होने वाली कॉस्ट है। क्या ये वर्ड समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जो दोनों दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में जो कॉस्ट चेंज हो रही है उसे बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। जो दोनों ऑप्शन में चेंज हो रही है कॉस्ट, उसे बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट तो चेंज हो रही होगी तो दिखाएंगे, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही होगी तो दिखाएंगे, बट अगर परचेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो मत दिखाओ, और चेंज हो रही है तो दिखाओ। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? हाँ या ना? रेलिवेंट मतलब है कि क्या वो डिसीजन लेने के लिए जरूरी है जानना या नहीं है, क्या वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ये रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? कॉपी करो, जल्दी से इसे कॉपी करो। बी क्विक। बोलिए जी, कर लिया कॉपी? समझ आ गया ये सब? एक बच्चा कह रहा है कि सर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगी। हाँ बेटे, हमेशा चेंज होगी ना, आप थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ बेटे, क्योंकि ना मेरी बात को समझो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े समझदार हो जाओ। अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है, आप एक बात बताओ लॉजिकली, जिन्होंने ये सवाल पूछा, अगर एक जगह मैं 2,000 यूनिट मंगा रहा हूँ, एक जगह मैं 5,000 यूनिट मंगा रहा हूँ, तो जब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं ए को 2,000 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं ए को 5,000 से डिवाइड करूंगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होंगे कि नहीं होंगे? अगर नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगी कि नहीं होगी? अब अगर मैं बोलूं कैरिंग कॉस्ट की बात, तो कैरिंग कॉस्ट होगा सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ 2,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट। यहां पे होगा सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ 5,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ 5,000 लिया होगा, यहाँ 2,000 लिया होगा, अब यहाँ ये चेंज नहीं होगा? सोच के बताओ फिर। और मतलब ये सवाल ऑलमोस्ट 5-7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके ऊपर बेस्ड।
तो थोड़ा सा सोचना है बेटे, थोड़ा सा सोचना है ना। बोली मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा? चलिए चलिए, यहां तक की बातचीत बच्चे कह रहे हैं समझ आ गई है पूरी तरह उन्हें। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दूंगा, ठीक है। आपने करना है क्वेश्चन नंबर 19, 20, दोनों होमवर्क हैं आपके लिए। लिखिए, 19th भी 20th भी, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया ना, वैसे ही क्वेश्चन है। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया? 16, बिल्कुल 16 के जैसे ही है 19, 20। आप लिख दो इसके ऊपर सिमिलर टू 16, ताकि आपको रिवीजन में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी एक बार तो करने पड़ेंगे, है ना। सिमिलर टू क्वेश्चन 16 अभी कर लेना, बट रिवीजन में मत करना। रिवीजन में 16 पढ़ लिया तो ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों आप होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। मैं 17 आपको होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा एम्बिशियस होके, कि देखते हैं बच्चे करके आते हैं कि नहीं। ट्राई करोगे? 17 में शायद आप अटकोगे तो चिंता मत करना, मैं अगली क्लास करा दूंगा, आते ही मुझसे करवा लेना अगर अटकोगे तो, ठीक है। बट ट्राई तो करो बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे आपका एप्टीट्यूड कैसे बढ़ेगा, है ना। मैं आज जानबूझ के 17 और 15 आपको होमवर्क दे रहा हूं, और दोनों में अड़चन आएगी फिर मैं कराऊंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना। तो देखो आज का आपका होमवर्क है 14, 15, 16, 17, 19 एंड 20। 19, 20 दिए थे ना, साथ में 19 एंड 20, ये 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। इनमें 2 क्वेश्चन में आप अटकोगे, बट मैं चाहता हूं कि आप अटको, मतलब ट्राई तो करो बेटे, तभी तो आप ग्रो करोगे ना। हाथ चलेगा तभी तो ग्रो करोगे, तभी तो एग्जाम में सोच पाओगे बेटे। एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। करोगे ना? प्रॉमिस करो कि करके आओगे होमवर्क, प्लीज। ठीक है जी। चलिए 14, 15, 16, 17, 19, 20, 18 नहीं करना, 18 मैं कराऊंगा कल, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटे।